होगा, जो कि सारे आयोगों में जितनी इस तरह की अर्धन्यायिक संस्थाएं होती हैं, वहाँ पर कम से कम काम सुचारू रूप से जारी रहे। और इवन जैसे ये जो ऑर्डर है, जिसमें मैं इसके लिए सौरभ दास जो पिटिशनर हैं इसके, उनको मैं धन्यवाद दूंगा। ये आरटीआई ट्रांसपेरेंसी एक्टिविस्ट भी हैं, और साथ में द प्रिंट और दूसरे जो प्रकाशन उनके लिए काम भी करते हैं फायर के लिए। तो उनकी वजह से ये फैसला आ पाया है। और काफ़ी अच्छा इसमें एक चीज़ तो ये है कि कोविड रिलेटेड केसेस के लिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर जानना चाह रहे हैं कि दवाइयों के बारे में क्या स्टेटस है, बेड के बारे में क्या स्टेटस है, तो वो आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि भाई ये जो इंफॉर्मेशन जो आपको ऑलरेडी अवेलेबल होनी चाहिए एज पर लॉ, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो ये ब्रेकडाउन जो मैकेनिज्म का पूरा हो गया, मशीनरी का हो गया है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये हर स्टेट में सभी सूचना आयोगों को व्यवस्था अपनी दुरुस्त रखनी चाहिए, ताकि देखिए ये एक बार हो गया है कोरोना, इसका ये मतलब नहीं कि आपने अभी सेकेंड वेव देखा, फिर थर्ड वेव की बात चल रही है। अभी एक खबर आ रही थी कि दो वेरिएंट मिल करके एक यहाँ का वेरिएंट था और एक बाहर का वेरिएंट है, उससे भी एक तीसरा वेरिएंट बन गया है। तो अब ये जब इस तरह के वेरिएंट्स बनते जाएंगे, वो वायरस जो है अडेप्ट करता जाएगा, और आने वाले समय में हो सकता है कि आपको ये इशू जो है ये फिर से कोई बड़ा लॉकडाउन हो जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में ये काम कैसे चलेगा? तो इसके लिए ज़रूरी है कि अभी तत्कालिक रूप से जो है जितनी सूचना आयोग हैं वो अपनी व्यवस्था बना लें, कि जैसा कोर्ट ने भी कहा है कि कम से कम 3 या 4 घंटे सुनवाई करना। दूसरा, ऑनलाइन माध्यम से, जैसे आप आरटीआई एप्लीकेंट है, कई राज्यों में इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश में भी यहाँ व्यवस्था नहीं है ऑनलाइन फाइल करने की, तो वो ऑनलाइन व्यवस्था उसकी लागू हो जाए, कि कोरोना काल में कोविड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, खासतौर से जैसा कोर्ट ने कहा है कोविड रिलेटेड, तो हम कोविड रिलेटेड की ही बात करेंगे कि इस तरह की, और कोरोना काल में या कोविड रिलेटेड क्या, अगर मान लीजिए कल को कोई और बीमारी होती है और उस समय अगर लॉकडाउन उस वजह से लगता है, तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो देने का जो सिस्टम है वो ऑनलाइन, अगर तब तक अगर ऑनलाइन सिस्टम नहीं आता है, तो कम से कम ये ईमेल के माध्यम से, या गवर्नमेंट चाहे तो अपने पीआईओ का व्हाट्सएप नंबर जारी करे, उस पर वो दे सके। और ये व्यवस्था, सुनवाई की व्यवस्था भी, जैसे प्रथम अपील अधिकारी की सुनवाई भी फोन पर हो जाए, राज्य सूचना आयोग से भी वर्चुअल सुनवाई का पैटर्न जो है उसको लागू करना चाहिए। तो ये एक मुझे लग रहा है कि एक पूरी व्यवस्था बनाने की अब बहुत बड़ी जरूरत सामने दिख रही है, ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और जितना हुआ ये कि जब जो इस तरह की बॉडीज होती है, जैसे सूचना आयोग हो गया या फिर मानव अधिकार आयोग हो गया, ये अगर मान लीजिए कि जो बेसिकली संवैधानिक अधिकारों के लिए बनी हुई है, कि आपके जो अधिकार हैं उसकी रक्षा हो सके, तो सही ढंग से उसका पालन हो सके, वो अगर काम करना बंद कर देते तो उससे लोगों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि उसके बाद फिर एक तरफा चलता है, सरकार में बैठे अधिकारी अपने हिसाब से चलाते हैं, और उसमें जनता की कोई सुनवाई नहीं होती है। तो उसकी व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए जरूरी है कि जो उनके ऊपर जो अथॉरिटीज हैं वो सही ढंग से काम करें। तो ये मुझे लग रहा है कि इसमें सभी लोगों को अपने अपने सूचना आयोगों में भी इस तरह के रिप्रेजेंटेशन जो हैं वो देने चाहिए, ताकि हर जगह जो है, हर आयोग में ये इससे जो रिलेटेड सिस्टम है वो उसको डेवलप किया जा सके, वो लागू किया जा सके। जी, धन्यवाद। लेकिन इसमें जो 4th पॉइंट है इनके ऑर्डर में, जैसा कि हमने देखा, कोर्ट ये कह रही है कि citizen should be careful in not diverting the attention of an employee from his main duties to attend the RTI queries only। ये इसका क्या, इसका कंसेक्वेंसेस अनफाउंडेड, अपन? शिवानंद जी, नहीं, वो अनफाउंडेड नहीं है, मेरा ये कहना है शिवानंद जी। मतलब ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि सारी आरटीआई एप्लीकेशन बहुत ही जेन्युइन टाइप की होती है, हम ये भी नहीं कह सकते। तो हम जानते हैं कि कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट जो हैं, या तो उनकी सही ढंग से ट्रेनिंग नहीं हुई है,
और या फिर कुछ और रीजन से वो कुछ ऐसी आरटीआई फाइल करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा जो पीआईओ का जो काम होता है वो बढ़ जाता है उसमें इंफॉर्मेशन लेने के लिए। तो इसीलिए इसलिए जरूरी है कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, और आप सोचिए ना कि अगर ये व्यवस्था सही ढंग से लागू हो तो अगर जैसे हम आए दिन टेलीविजन पे देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि इंजेक्शन के लिए यहाँ कांटेक्ट किया, फिर उनको कांटेक्ट किया, फिर इधर कांटेक्ट किया, 4-5 दिन लग गए, फिर जाकर के एक इंजेक्शन मिल रहा है। किसी मंत्री को बोला, संतरी को बोला तो एक इंजेक्शन हो पा रहा है, किसी अधिकारी को बोला तो एक बेड हो पा रहा है। अरे भाई, इसके लिए ये सिस्टम नहीं है। आप सीधे आपने अपना बेड आपने रिक्वेशन दे दिया वहां पर, और आपको मालूम है कि इस तारीख को आपने बेड का रिक्वेशन दिया है, या फिर आपने दवाई के लिए आपने रिक्वेशन दे दिया है, तो उसके बाद जो दवाइयाँ जारी हो रही हैं तो उसका आप उसको ट्रांसपेरेंसी के तहत उसको सामने तो लाओ। लोगों को अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि ये इतनी दवाइयाँ हमें अलॉट हुई, हमारा नाम पर है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ इसका, कि अभी मुझे किसी एक अधिकारी ने ही शेयर किया, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, और उनके पास, क्योंकि उनके संबंध काफी अच्छे ज्यादा भोपाल के पास ही हैं, तो उनके जान पहचान के काफी लोग थे जिनको ये इंजेक्शन और बेड की जरूरत पड़ गई। तो पहले तो उन्होंने फोन करते रहे अधिकारियों को, कुछ लोगों की मदद करवाई, फिर धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता गया सिस्टम के ऊपर, तो वहाँ भी सुनवाई बंद हो गई। तो उन्होंने डायरेक्ट डॉक्टर को फोन किया एडिशनल कलेक्टर बन के, और बोला कि वो दवाइयाँ तो हमने आपको भिजवाई थी, तो आपने इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया? तो डॉक्टर ने फिर तुरंत बोला कि हाँ सब दवाइयाँ तो हैं, हम लगवा देते हैं। तो ये भी हुआ है, तरह के केसेस भी सामने आए। तो ये क्यों है? आप समझ रहे हैं कि एक दवाइयाँ निकल चुकी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने अलॉट कर दी हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो लोगों को मालूम ही नहीं कि दवाइयाँ उनके नाम पर जारी हो गई है और दवाइयाँ हॉस्पिटल पहुंच गई हैं। वो वहां पर वेट करते हैं डॉक्टर की, या कि भाई किसी और वीआईपी का नंबर आ जाएगा, किसी और का किसी को देना पड़ जाएगा, तो वो वहाँ रोक के रखी हुई है। तो ये अलॉटमेंट प्रोसेस जो है पूरा, वो ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। तो इसीलिए जो अगर मेरा कहना है कि अगर आप सिर्फ आरटीआई अगर सिर्फ स्पेसिफिकली इस चीज के लिए लगाते हैं कि मैंने ये दवाई की रिक्वेशन दी थी, ये मेरा है, और मैं बोलता हूँ इसके लिए रिक्वेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। मैं उसके आगे की बात कर रहा हूँ। धारा 4 के तहत ये सारी व्यवस्था ऑनलाइन सामने डालनी चाहिए, आरटीआई भी नहीं लगाए। लेकिन कल को मान लीजिए कि किसी को अगर आरटीआई लगाने की जरूरत पड़ गई, उसने देख लिया कि ऑनलाइन उसका नहीं मिल रहा है, तो वो व्यक्ति जाकर के आरटीआई लगाएगा, वो देखेगा, बोलेगा कि ठीक है, ये मेरे नाम पर ये था, दवाई अलॉट हुई थी, इंजेक्शन अलॉट हुआ था, इसके बारे में डिटेल मुझे चाहिए। अब उसमें फिर आप तुरंत उसमें एक्शन लेंगे। लेकिन अगर कोई ये बोल दे कि मतलब पूरे मध्य प्रदेश का इंफॉर्मेशन चाहिए, कहाँ कहाँ दवाइयाँ गई हैं, कहाँ कहाँ क्या गया, तो वो फिर वो अननेसेसरीली फिर क्या होगा कि आप अपनी इंफॉर्मेशन तो नहीं ले रहे हैं, या फिर अपने शहर की तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की ले रहे हैं, तो उसको फिर संकलन में उसका वो समय लग जाएगा। तो वो मेरा कहना है कि इसलिए सोच समझ कर, उसके पीछे भी अगर कोई वैलिड रीजन है तो लगाएं आरटीआई, लेकिन ये देखने का काम भी देखिए, उसमें कोर्ट ने ये नहीं बोला कि आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए। कोर्ट ने सिर्फ ये बोला है कि आप थोड़ा सजग होकर के करिए, मतलब फ्रिवलेस आरटीआई नहीं लगाइए, बस ये बोला। तो ये तो सभी नहीं, बोलते हैं, इससे आप जैसे भी, इससे तो जी आप भी और यहाँ पर जितने लोग हैं, कोई आदमी बोल रहे कि हाँ लगनी चाहिए फ्रिवलेस आरटीआई, कौन बोलता है? कोई नहीं बोलेगा। ये आप हम सब लोग बोलते हैं। नहीं सर, इसमें ये कोई समस्या ये आरटीआई है। के अगेंस्ट नहीं है। हाँ, हाँ, हमारा मतलब इसमें सिर्फ ये था कि हम आदेश के विरुद्ध नहीं है, लेकिन आदेशों का, जैसे कोर्ट के आदेशों का मिसयूज किस तरह से किया जाता है, उसके कंसेक्वेंसेस के विषय में अपन चर्चा कर रहे थे कि हाँ, कोर्ट वो इस ठीक है, वो मैं हाँ, मान रहा हूँ कि वो फ्रिवलेस होने की परिभाषा जो है, हाँ सही है, आपने सही पकड़ा। फ्रिवलेस होने की परिभाषा हो सकता है कि हर राज्य में जो सूचना आयुक्त है वो अपने अपने हिसाब से ले, वो बोले कि साहब ये आपने बहुत ज्यादा मांग ली है, तो ये फ्रिवलेस है। तो ये इसमें वो होना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि तब भी गुंजाइश नहीं होती उसमें ज्यादा किसी चीज को फ्रिवलेस कहने से, क्योंकि जो चीज है, अगर 5 पन्ने की जानकारी है, 10 पन्ने की जानकारी है, वो फ्रिवलेस नहीं हो सकती है। तो ऐसे कोई सूचना आयुक्त अगर किसी भी चीज को फ्रिवलेस कह के मना कर दे, तो वो जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, फिर कल को वो मामला कोर्ट में जाएगा तो वो उसके अगेंस्ट ही ऑर्डर होगा।
नहीं, सुरेंद्र इसमें जी। सबसे बड़ी, हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात सर ये है कि जब आप फाइन लगाते हैं या अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हैं लोक सूचना अधिकारियों के ऊपर, तो वो तो आसानी से कोर्ट चले जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर क्या कि सरकारी खर्चे से आते हैं, या वो उनके लिए एक आम बात होती है। लेकिन आम व्यक्ति को जब आयोग जानकारी डिनाई करता है, आम व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता है। बहुत ही रेयर केसेस में, मतलब बहुत ही रेयर केसेस में व्यक्ति कोर्ट जाता है। तो कोर्ट तो खैर हर चीज में अपन ये नहीं कह सकते कि कोर्ट, और जहां तक सूचना आयोगों का सवाल है, सूचना आयुक्तों का, तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी जानकारियां वो डिनाई कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। जो जानकारी उनको देना चाहिए था, उन जानकारियों को भी वो इस तरह से डिनाई कर देते हैं। तो ये जो ऑर्डर कोर्ट ने दिया, फोर्थ पॉइंट इन्होंने जोड़ा, हमें लगता है कि इसके स्थान पर यदि ये कहते हैं कि कोविड-19 रिलेटेड जो मैटर है, इस तरह से वो सरकार को आदेश दे रहे हैं कि आप ऑक्सीजन उपलब्ध करवाओ और ये सारी चीजें करो, तो इससे बेहतर ये होता कि यदि वो इसमें भी ये कह देते कि चूंकि लाइफ और लिबर्टी से रिलेटेड मामला है, और आपका चूंकि कोविड से रिलेटेड मामला है, तो पूरे ऑल इंडिया में या कम से कम उस स्टेट में तो वो कहते ही कि ये जानकारी आप सार्वजनिक कर दो, कि मतलब ये जानकारी 48 आवर्स के अंतर्गत सभी को मिलनी चाहिए। हमें तो लगता है कि ये क्लॉज इसमें जोड़ देते तो ज़्यादा बेहतर रहता। नहीं, उससे ज्यादा बेटर शिवानंद जी, मुझे लगता है ये ऑर्डर होता कि कोर्ट ये कहती कि सूचना के अधिकार इसमें ऑलरेडी धारा 4 का प्रोविजन है, और ये सारी जो दवाइयां हैं और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है कोविड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वो आप अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करें। मामला ही खत्म है, वो आरटीआई लगाने की जरूरत नहीं है, ना सुनवाई की जरूरत है। सर राहुल सिंह सर, सुनवाई तो हो ही जाती फिर। सर मैं बता रहा था, जो राजस्थान में अस्पतालों का वगैरह 4(1)B में डाल रखा है सारी डिटेलें कि अस्पताल में कितने कितने ऑक्सीजन के क्या है। मैंने इसमें पीआई लगाई और मैंने प्रैक्टिकली सारी चीजें देखी, उसमें बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है। अपन जो चीज सोच रहे हैं बहुत आसान नहीं है। ये कहा था कोर्ट को के साथ ये डिस्प्ले अस्पताल के बाहर करवाया जाए, जिससे आम लोगों को डिस्प्ले में मालूम पड़ जाए या जिस अस्पताल में इतने बेड खाली है, ये कैटेगरीज के। तो कोर्ट ने कहा डिस्प्ले, कर्नाटक ने किया है ऐसा ऑर्डर कि डिस्प्ले को अस्पताल के बाहर लगाया जाए। तो डिस्प्ले हो रहा था पहले, जो राजस्थान में 8, दोपहर में 2 बजे और शाम को 6 बजे 3 घंटे ये अपडेट होते थे बेड्स का डिटेल ऑनलाइन पे। फिर हमने कहा साहब ये तो बड़ी तकलीफ है लोगों को, हर आदमी नेट नहीं देख के अस्पताल जाएगा। आवाज नहीं आ रही। वो हो गई है, म्यूट हो गई है, उसको अनम्यूट करिए। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा सुरेंद्र जी। फिर हमने ये चीज हाँ कर लिया सर। फिर हमने अस्पताल की तहकीकात की कि ये जो अपडेट हो रहा है बरोबर समय पे हो रहा है या बेड गलत बता रहे क्या है। तो उसमें पाया कि बेड गलत बता रहे खाली, और उसको फोन लगाते तो बेड खाली नहीं है, कि 62 वेटिंग है। अभी मेरी उस पीआई पे चल रहा है, ये भी पॉइंट लाया हूं कि वेटिंग कितने थे उस वक्त। तो ये कई चीजें तकलीफें हैं। और वो सूचना जैसे आप कह रहे हैं अपन 4(1)B में अपडेट हो जाएगा, या मेडिकल का है, इंजेक्शन का है, तो ये अभी इंजेक्शन का भी हुआ अस्पताल में कि रेडिशियर इंजेक्शन 250 इंजेक्शन गायब कर दिए गए। अभी ये रिसेंटली उसकी जांच चल रही है, हमने भी आरटी लगाई है। तो वो इंजेक्शन था ही नहीं, पेशेंट उनके नाम से इश्यू होके और उसका ब्लैक मनी में बाहर चला गया। तो ये कई इश्यू है। 4(1)B में आ तो सकते हैं, आने भी चाहिए, पर उसको अपडेटेड टाइप पे नहीं होंगे या नहीं चीज होगी, तो वो तकलीफ तो वहां का वहां खड़ी रहेगी। नहीं, वो आपकी बात सही है। मैंने इसलिए तो कहा कि इसमें देखिए 2 कैटेगरीज में आपको उसको रखना पड़ेगा इंफॉर्मेशन को, अगर किसी को लागू करना है सूचना आयोग में। तो एक तो इमीडिएटली जो डेटा उनके पास, जो रजिस्टर मेंटेन करते हैं, फाइल मेंटेन करते हैं जितने अधिकारी, ये दवाइयाँ कितनी अलॉट हुई हैं, कहाँ गई हैं, वो पेपर फॉर्म में तो रहता ही है। उसका कुछ नहीं करना, उसको पीडीएफ में उसका फोटो खींच के पीडीएफ में डाल देना वेबसाइट पर, इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी जो व्यवस्था है वो ऑनलाइन व्यवस्था है, जिसमें आप पूरा सिस्टम डेवलप करेंगे, आप हेल्पलाइन रखेंगे, उसमें लोग रखेंगे, डेटा एंट्री करेंगे, और उसको, क्योंकि वो मैकेनिज्म नहीं है अभी लास्ट
लास्ट टाइम जब हमारे साथ रीवा से डॉक्टर जुड़े थे तो उन्होंने बताया भी था कि बेड की व्यवस्था इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास उतने स्टाफ ही नहीं है कि जो वो हर फ्लोर पे, जैसे 4 फ्लोर का हॉस्पिटल, 4 फ्लोर पे एक आदमी लगा हुआ है कि ये बेड खाली हुआ, तो उसको अपडेट कौन करने जाएगा, वो किसकी ड्यूटी होगी? तो वो कुछ मैकेनिज्म उनका बना नहीं। वो नोडल ऑफिस से जाता है सर, नोडल ऑफिस से जाके फिर वो होता है, जब तक तो बेड की कोऑर्डिनेशन नहीं बैठता। अब मुझे कई डॉक्टरों ने ये भी बताया कि उसमें जो डॉक्टर का नेटवर्क होता है, उन्होंने फिर उनके नेटवर्क से जो लोग जा रहे थे बेड के लिए, तो उनको तत्काल मिल जाता था, वार्ड बॉय के नेटवर्क से, सिस्टर के नेटवर्क से, नर्सेस के नेटवर्क से। तो वो क्या करते थे कि जैसे ही बेड खाली हुआ तुरंत उन्होंने अपने पहचान वालों को बता दिया कि भाई बेड खाली हो गया, आप आ जाइए। और बाय द टाइम कोई दूसरा वेबसाइट से देख करके आता है, गवर्नमेंट की वेबसाइट से देख करके पहुंचता है वहां पे, तब तक बेड भर जाता था। ये भी होता था। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये बेसिकली ये पारदर्शी व्यवस्था नहीं है। मैकेनिज्म जो मैं बोल रहा हूँ बनाने के लिए, वो मैकेनिज्म ऐसे बनेगा कि आप एक कॉलम रखेंगे, ऑनलाइन डिक्रिप्शन रखेंगे, उस पर आप उसका वो डालेंगे अलॉटमेंट का नंबर, और उसके बाद उसके अगेंस्ट जो बेड खाली हो रहे हैं उसके अलॉटमेंट के नंबर डालेंगे। जैसे किसी आदमी को अगर अलॉट हुआ, वो दिखना चाहिए ऑनलाइन। अलॉट हुआ तो लोग देखेंगे उसका रिक्वेशन कब जनरेट हुआ था, ऑनलाइन रिक्वेशन जनरेट होना चाहिए उसका, और नहीं है तो फिर वो मतलब आउट ऑफ टर्न दिया गया है। तो मैं कह रहा हूँ कि एक ऐसा सिस्टम बनाने की जरूरत है, और ये आगे के लिए भी बनेगा क्योंकि जरूरत पड़ेगी। अभी वही पीएल पे मेरी बहस चल रही है कोर्ट से कि इसको सारा किस तरह से किया जाए जिससे तो आप आम लोगों इसमें को। सुरेंद्र जी, मेरी तो दरख्वास्त यही है कि आप इसमें इसका टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है। कोर्ट को आप यही बताइए टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन है इसका। अगर आप ऑनलाइन जनरेट कर रहे हैं तो वो जंपिंग द क्यू रुक सकेगा। अगर आप ऑनलाइन लोकेशन जनरेट कर रहे हैं तो वो अगर हो गया और आप जैसे ही बेड खाली करने की आप वो अपडेट तो करोगे, भले ही 2 घंटे बाद करोगे, 4 घंटे बाद करोगे, अपडेट तो करोगे। तो भाई 4 घंटे बाद आपने अपडेट किया और वो बेड एकदम से भरेगा कैसे? बेड तो भरेगा जो ऑलरेडी ऑनलाइन वेट लिस्ट चल रही है उसी से भरेगा ना। सिस्टम तो ये होना चाहिए, और ये तब होगा जब आप उस चीज को टेक्नोलॉजी के ऊपर लेकर के आओगे वेबसाइट से। हाँ, और ये इसमें टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, क्योंकि उसमें जहां आपने इसको आदमियों के पास छोड़ दिया, ह्यूमन इसमें इंटरफेरेंस डाल दिया, तो फिर मालूम पड़ेगा कि वो तो फिर रजिस्टर में तो आप जानती क्या होता है, बाबू बैठा हुआ है वो तो उसने चढ़ा दिया किसी और का नाम, कोई और आया जिसको देखा उसको डाल दिया ऊपर। सर कोर्ट ने यही कहा था आप रियल टाइम इसको अपडेट करें वेबसाइट पे, तो वो उसमें भी हमने रिसर्च किया क्या रियल टाइम अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसमें भी गड़बड़ी नहीं। उसके तो टाइम बता रहे 9:57 पे अपडेट कर दिया। सुरेंद्र जी अपन उसके लिए टेक्नोलॉजी वाला आपको इंटरफेरेंस रखना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, ये करना बहुत जरूरी है। आप अपने एंगल में जरूर इसको लेकर जाइए। अपन इस डिस्कशन में आगे भी आएंगे, अभी तो चलता रहेगा। और इस बीच हम वीरेश बेल्लूर सर को इनवाइट करेंगे यहाँ पर कि वो इस ऑर्डर के बारे में अपने कुछ विचार रखें। ये ग्रुप में सर हमने शेयर किया था ये ऑर्डर, आपको पता होगा, और हमने इसको स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से भी अभी आपको दिखाया है। तो इस ऑर्डर के बारे में तो सर आप अवगत होंगे। स्वागत है। सबको नमस्कार। मैंने ऑर्डर नहीं पढ़ा है, आई हैव नॉट सीन, आई हैव नॉट रेड द ऑर्डर,